आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला की सदारत में आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग हो रही है। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अफसरान के अलावा MHA के इंचार्ज UT के अफसरान भी शामिल होंगे। मीटिंग में वादी कश्मीर में पैदा होने वाले हाइब्रिड मिलिटेंसी के नए चैलेंज पर खास बातचीत होगी। नए हाइब्रिड ये मीटिंग का एजेंडा होगा। जराये का कहना है कि वजारत दाखिला की तरफ से पिछली आला सतही मीटिंगों में लिए गए फैसलों और इनके निफाज पर भी तबादुल ख्याल किया जाएगा। वादी कश्मीर में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, जहां पर तकरीबन पिछले डेढ़ माह के दौरान शहरियों की हलाकत हुई है, जिसमें कुछ मकामी और गैर मकामी शहरी भी शामिल हैं। उसके बाद ही नई दिल्ली में मीटिंगों का सिलसिला भी शुरू हुआ और पिछली मीटिंगों के हवाले से भी आज अजय कुमार भल्ला को, जिसकी सदारत में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी की सदारत में जो मीटिंग होने वाली है, उस पर भी उन्हें तफसीलात फराम की जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात हैं, कितने बजे मीटिंग है और मीटिंग का क्या कुछ एजेंडा है? बिल्कुल गौहर, मैं आपको बताऊं कि ये पिछले 2 महीनों के दौरान दूसरी इस तरह की मीटिंग है। आपको याद होगा कि इससे पहले जो अहम मीटिंग हुई थी वो सितंबर के महीने में हुई थी, जब तमाम जो सीनियर अफसरान थे सिक्योरिटी एजेंसियों के और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर भी दिल्ली उस वक्त पहुंचे थे। वजारत दाखिला से उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, जो कि आज इस मीटिंग की सदारत अब से थोड़ी देर बाद करेंगे, 12 बजे के आसपास जो सरकारी जराया है उसके मुताबिक ये मीटिंग शुरू होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से यूनियन टेरिटरी के अंदर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो मजमूई तौर पर बेहतर रहे, इसके लिए इकदाम अब तक जो उठाए गए हैं उनके हवाले से आज ब्रीफ किया जाएगा होम सेक्रेटरी को। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछली जब मीटिंग हुई थी तो तब सबसे ज्यादा जो पॉइंट ऑफ एजेंडा रहा था या डिस्कशन रहा था, जिस पर सबसे ज्यादा गौर खौज किया गया था, तबादला ख्याल हुआ था अफसरान के दरमियान, वो था लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पर सरहदी इलाकों के अंदर दरअंदाजी की कुछ कोशिशें फौजी हुकाम के मुताबिक हुई थी और कुछ कोशिशें कामयाब भी, एनकाउंटर्स हुए थे, तो तमाम डिटेल्स उस वक्त रखी गई थी। मगर आज की मीटिंग जरा मुख्तलिफ होगी। आपको याद होगा कि पिछले तकरीबन हम देख रहे हैं कि 50 दिनों के दौरान हमने देखा कि शहरी हलाकतों के वाकयात में इजाफा देखा गया, शहर श्रीनगर से लेकर जनूबी कश्मीर तक, और उसके बाद जम्मू के अंदर भी जहां पर सिक्योरिटी एजेंसियां काफी ज्यादा अलर्ट नजर आई और सरहदी जिला पुंछ और राजौरी के अंदर ऑपरेशन शहर के करीबी इलाकों में काफी ज्यादा तेज देखे गए, कौमी शाहरा के करीब हमने देखा ऑपरेशन चलाए गए। उन तमाम चीजों को देखने के लिए और जो उसके बाद बेहतर इंतजामात की बार बार बात हो रही थी, इकदामात और सिक्योरिटी सूरत हाल को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए जो कोशिशें अब तक सिविल और पुलिस हुकाम की तरफ से की गई हैं, वो आज की मीटिंग में डिस्कस की जाएंगी। आज की इस मीटिंग में किन लोगों की शिरकत है, क्योंकि माना जाता है कि पुलिस के साथ साथ जो इंटेलिजेंस इदारों के आला अफसरान हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। कौन कौन इस मीटिंग में और शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह आज की मीटिंग का हिस्सा होगा। इसके अलावा इंटेलिजेंस चीफ रश्मि रंजन सवेन यानी RR सवेन, वो भी आज की मीटिंग का हिस्सा होंगे। उसके अलावा जब 12 बजे के आसपास मीटिंग होगी तो जो इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला के, वो आज की मीटिंग का हिस्सा होंगे।
डीजीपी सीआईडी होंगे। इसके अलावा डीजी सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर भी आज की मीटिंग का हिस्सा होंगे और सीआरपीएफ के साथ साथ बीएसएफ हुकाम की तरफ से भी नुमाइंदगी आज इस इजलास के दौरान की जाएगी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों वजारत दाखिला की तरफ से जहां पर 55 के करीब जो इजाफी कंपनियां थी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस की, वो कश्मीर वादी के अंदर पहुंची थी, जिनमें हमने देखा था कि सीआरपीएफ की भी तकरीबन 30 के आसपास थी और 15 बरसों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया था कि बीएसएफ को भी तैनात किया जाएगा। अमन कानून की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बीएसएफ भी अब डील करेगी। इसके अलावा सीज फायर वायलेशंस जो हैं 27 फरवरी से हम देख रहे हैं कि सरहदें काफी खामोश है, लेकिन जैसे आज भी खबर आई है कि इन्फिल्ट्रेशन को नाकाम बनाया गया है सरहदी इलाका उड़ी के अंदर। ये वो तमाम मामलात हैं, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जहां पर पुलिस शहर के अंदर अमन कानून की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इकदाम करती है। उससे आज ताजा तरीन ब्रीफिंग जो है वो होम सेक्रेटरी को दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ फौज, सीआरपीएफ और बीएसएफ का अब तक का जो रोल है आज एक बार फिर उसको रिव्यू किया जाएगा। एक चीज और भी यहाँ पर ऐड करता चलूं, चूंकि आपको याद है कि ये मीटिंग यूनियन टेरिटरी बनने के बाद तकरीबन हर 1 से 1.5 महीने के दौरान रिव्यू जो है वजारत दाखिला लेता है, डायरेक्टली चीजें कंट्रोल होती हैं। उन तमाम चीजों को आज दोबारा से मद्देनजर रखते हुए जो सिविल एजेंसीज हैं, सिविल इंतजामिया की तरफ से उठाए जाने वाले इकदाम और मिलिट्री और फौज की एजेंसीज हैं, या फिर इसके अलावा जो खुफिया इदारे जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। और कल ही एक और रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि मजीद इस तरह का खदशा है जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले कुछ दिनों के अंदर मिलिटेंट्स सरहदी इलाकों में अपने पुराने रास्तों को छोड़कर नए रास्ते खोज सकते हैं। सरहदी इलाकों के अंदर जो है वो इन्फिल्ट्रेशन मजीद हो सकती है। उस पर आगे का लाएमल भी तैयार किया जाएगा, कैसे इन तमाम चीजों को रोका जाए। और बड़ी बात यह भी कि आज इंटेलिजेंस चीफ जो जम्मू कश्मीर के हैं आर सवैन, वो भी डीजीपी दिलबाग सिंह के साथ नई दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल को जब रिव्यू किया जाएगा तो यह के बाद दीगर तमाम वो मामलात, लेकिन जो मिलिटेंसी खासतौर से कल भी एक सीनियर फौजी अफसर की तरफ से 15वीं चिनार कोर के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनकी तरफ से भी हाइब्रिड मिलिटेंट्स का जिक्र किया गया और व्हाइट कॉलर टेररिज्म को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। इन चीजों को डिस्कस किया गया और ये जो खतरात अब बढ़ रहे हैं होम मिनिस्ट्री के अंदर, इन तमाम वाकयात में इजाफा आज इस पर डिस्कस होगा। और शहरी हलाकतों के बाद जो सिक्योरिटी उन तमाम लोगों की या जो कुछ ऐसे लोग हैं जो टॉप ऑफ द लिस्ट रहे, टारगेट लिस्ट में रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका। ये थे आसिफ रशीद तफसीलात फराहम करे थे, जहां पर आज नई दिल्ली के अंदर होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला की सदारत में मीटिंग होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह और साथ ही साथ इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। और हाइब्रिड मिलिटेंसी आज की इस मीटिंग में एजेंडा रहेगा और तफसीलात फराहम की जाएंगी। जो चलिए बढ़ते आगे, बात कांग्रेस की करेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका, गुलाम नबी आजाद के हामी लीडरान ने इस्तीफा अपने ओहदों से इस्तीफा पेश किया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा है। क़यादत में तब्दीली के मुतालबे की अदम तकमील पर इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के खेमे से कुछ अच्छी खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो इनमें से जीएम सरूरी, जुगल किशोर शर्मा, विकार रसूल, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, गुलाम नबी मोंगा, नरेश गुप्ता, सुभाष गुप्ता, अमीन भट्ट, अनवर भट्ट, इनायत अली और दीगर जो है उनकी जानिब से अपना इस्तीफा पेश किया गया है। पार्टी सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। उनका मानना है कि कांग्रेस की जानिब से जो क़यादत में तब्दीली के मुतालबे उसको नजरअंदाज करने पर उन्होंने इस्तीफा पेश किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, जहां पर कल बानिहाल के अंदर एक अवामी रैली हुई, अवामी इज्तिमा से खिताब किया गुलाम नबी आजाद की जानिब से, जहां पर विकार रसूल और दीगर कांग्रेस के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। उसके बाद ही आज सुबह ये खबर आई कि जम्मू कश्मीर की कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, जहां पर लीडरान की जानिब से इस्तीफा पेश किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं फोन लाइन पर एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ऐसे लीडरान, सीनियर लीडरान हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी प्रेसिडेंट को सौंपा है। देखिए, जहां तक कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के काफी बड़े नाम हैं जो कांग्रेस के मौजूदा निजाम से नाराज दिख रहे हैं। यानी मौजूदा निजाम जो जेकेपीसीसी का है, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिस तरीके से चल रही है वो उससे नाराज है, और यही वजह कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल
पोजीशन से इस्तीफा दिया। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि कांग्रेस के जो ऑफिशियल पोजीशन है उनके पास थी, कोई प्रेसिडेंट था डिस्ट्रिक्ट में, कोई कहीं पर प्रेसिडेंट था, तो उन्होंने वहां से जो है वो इस्तीफे दे दिए हैं। और ये इस्तीफों की डिटेल जो है उन्होंने सोनिया गांधी को भी भेज दी है, उन्होंने ये इस्तीफा जो है राहुल गांधी को भेज दिया है। उसके साथ साथ जो AICC की सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर है रजनी पाटिल, उनको भी ये इस्तीफे की कॉपी जो है वो दे दी गई है। अब इनमें कौन लोग हैं जी जिनके ये इस्तीफे सामने आए हैं? इनमें फॉर्मर मिनिस्टर GM सरूरी है, जो राइट हैंड माने जा रहे हैं गुलाम नबी आजाद के। जुगल किशोर है, ये भी फॉर्मर कांग्रेस के सीनियर लीडर है, बड़े अहम रुकन है। वकार रसूल वानी साबिक वजीर रह चुके हैं, कल गुलाम नबी आजाद साहब इनकी रैली में थे। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा काफी नजदीक है, गुलाम नबी मोंगा ये है, नरेश गुप्ता जो डोडा से है वो है, उसके साथ साथ सुभाष गुप्ता, अमीन भट्ट, अनवर भट्ट और इनायत अली, और इस तरीके से एक दर्जनों नाम हम गिनवा सकते हैं, जिनमें ताराचंद का भी नाम आता है, जिसमें यह माना जा रहा है कि साहब ये वो नाम है जिन्होंने पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन से इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा देने के बाद अब उनकी मांग यह है कि पार्टी को स्ट्रीमलाइन और जिंदा रखने के लिए पार्टी लीडरशिप को चेंज किया जाए, यानी सीधे सीधे रिवोल्ट जो है वो गुलाम अहमद मीर और उसकी पूरी क़यादत पर है। और कांग्रेस आईन को दरहम बरहम करने का बड़ा इल्जाम जो है वो इन सियासी लीडरों की तरफ से इस पर लगाया गया। अब देखना होगा कि बॉल सारी दिल्ली के अंदर है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ साथ जो रजनी पाटिल है वो इस पूरे मामले को कैसे लेती है, कैसे हल करती है। और यह पहला मौका नहीं होगा जब कांग्रेस इस तरीके से हिस्सों में बटी हो। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस इस तरीके के खीमों में बढ़ चुकी थी और उसकी वजह से काफी कमजोर हुई थी, और उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने टेक ओवर किया था कुछ देर के लिए, तो एक यूनाइटेड कांग्रेस दिख रही थी जो सरकार में भी एक वाइब्रेंट हैसियत रखती थी। लेकिन अचानक से ये जो आवाजें सामने आई है उसने कांग्रेस के स्ट्रक्चर पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इशफाक, क्या माना जाए कि PCC की जानिब से सीनियर लीडरान को नजरअंदाज करना इसकी एक अहम वजह है? अब बिल्कुल देखिए, जहां तक PCC की बात करें तो जो ये नाराज लीडर है उनका मानना है कि कांग्रेस का जो बेसिक आईन और कानून है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, और जिस तरीके से पार्टी प्रेसिडेंट की इलेक्शन और दीगर चीजें होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है, और मन मर्जियां चल रही है, जिसकी वजह से सीनियर मोस्ट लीडर्स जो है जिनकी अवामी साख्त है उन्हें साइडलाइन करके कुछ ऐसे लोगों को सामने रखा गया है जिनकी वजह से पार्टी को काफी नुकसान हो रहा है, चाहे वो बल्दियाती चुनाव हो, म्युनिसिपल के इलेक्शन हो या दीगर, उसमें वो सारी चीजें जो है वो खुलकर सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर, आपका एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर तफसीलात फराम करे थे। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को जहां बड़ा झटका, जहां पर गुलाम नबी आजाद के हामी लीडरान ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा है। क़यादत में तब्दीली को लेकर उनका जो मुतालबा है उसको नजरअंदाज करने के हवाले से उन्होंने इस्तीफा पेश किया है। बढ़ते आगे, इस वक्त की बड़ी खबर शुमाली कश्मीर के पट्टन से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर ग्रेनेड हमला हुआ और ग्रेनेड हमले में 2 CRPF एहलकार और एक शहरी जख्मी हुआ है। पलहालन चौक पट्टन के इलाके में मिलिटेंटों ने CRPF पर ग्रेनेड हमला किया है, जो जोरदार धमाके की आवाज के साथ फट गया, जिसके नतीजे में 2 CRPF एहलकार जख्मी हुए हैं। साथ ही साथ एक शहरी भी ग्रेनेड हमले में जख्मी हुआ है। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तमाम बताया जाता है कि दोनों की हालत जो है वो खतरे से, तीनों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती हैं। उसके बाद ही जब ये ग्रेनेड हमला हुआ है तो हमले के बाद ही फौज, पुलिस और CRPF ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और हमलावरों की तलाश शुरू की है, जो अभी भी जारी है। शुमाली कश्मीर के पट्टन पलहालन चौक पट्टन के इलाके में ग्रेनेड हमला हुआ चंद मिनट कबल ही, जहां पर 2 CRPF एहलकार और एक शहरी जख्मी हुआ है, जो बताया जाता है कि तीनों जो है खतरे से बाहर उन्हें करार दिया गया था। हमले के बाद ही पूरे इस पलहालन चौक को फौज, पुलिस और CRPF ने मुहासरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू की है। चलिए बढ़ते आगे, बात अब करेंगे दिल्ली में फिजाई आलूदगी के हवाले से। दिल्ली फिजाई आलूदगी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मरकज ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की तादाद काफी कम है, ये हलफनामे में दायर किया गया। हलफनामे में ये मौजूद हैं, जहां पर हलफनामा उन्होंने दायर किया उसके बाद ही उसमें लिखा गया है कि जो गाड़ियां हैं मरकजी हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की तादाद काफ़ी कम है। मरकज की गाड़ियों को रोकने से फिजा को बेहतर बनाने में ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, ये इस हलफनामे में
दायर किया गया है। मरकज अपने मुलाजमीन के लिए वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ पर भी राजी नहीं है। मरकज ने मुलाजमीन को कारपूलिंग का मशवरा दिया है। कारपूलिंग के जरिए गाड़ियों की तादाद कम की जा सकती है। जहां दिल्ली में फिजा आलूगी की सूरत हाल बद से बदतर हो रही है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में तमाम स्कूलों, कॉलेजों और तालीमी इदारों को अगले अहकाम तक बंद रखने की हिदायत दी गई है। दिल्ली सरकार की जानिब से उसके साथ ही तामीराती सरगर्मियों और गाड़ियों के दाखिले पर भी पाबंदियां आयद की गई है। CAQM की जानिब से जो जारी करदा ये हिदायत 21 नवंबर तक नाफिजुल अमल रहेगी। ताहम स्कूलों और कॉलेजों को अगले अहकाम तक बंद रखने की हिदायत की गई है। इसके बाद ही रियासतों से कहा गया है कि वो 22 नवंबर को पाबंदियों के असर के बारे में रिपोर्ट पेश करे। दिल्ली एनसीआर में 21 नवंबर तक 50% अमले को घर से काम करने के लिए कहा गया है। मरकजी हुकूमत ने सिख अकीदतमंदों के लिए आज से करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला किया है। पाकिस्तान में वाक़ा गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन के लिए अकीदतमंदों को करतारपुर कॉरिडोर से सफर करने वाले सभी मुसाफिरों को 72 घंटे में कराए गए RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ ले जाना लाजमी होगा। करतारपुर गुरुद्वारा में भी पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह वहां की कोरोना गाइडलाइंस पर भी अमल करना जरूरी होगा। दरअसल करतारपुर कॉरिडोर पंजाब के गुरदासपुर में वाक़ा डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा से पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहब को जोड़ता है। गुरुद्वारा का रख रखाव करने वाले बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि पाकिस्तान पहुंचने पर सभी अकीदतमंदों का टेम्परेचर चेक होगा। अगर किसी अकीदतमंद में कोरोना की अलामत नजर आएगी तो उन्हें आइसोलेट करके उनकी प्रोफाइलिंग की जाएगी। साथ ही सफर के दौरान मास्क और समाजी फासला पर भी अमल करना लाजमी होगा। उन्होंने मजीद कहा कि गुरुद्वारा के कैंपस में सैनिटाइजेशन भी तैनात की गई है और पाकिस्तान पहुंचने पर किसी मुसाफिर का दौरा RT-PCR टेस्ट नहीं होगा। जम्मू श्रीनगर शाहरा पर सालाना औसतन 200 से ज्यादा सड़क हादसात में 50 से ज्यादा लोग हलाक और 250 से ज्यादा जख्मी होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब इस शाहरा पर सड़क हादसात में मासूम जानों के ज़िया की खबरें न आती हो और इन हादसात को रोकने के लिए हुक्म मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। इस जिले में सड़क हादसात रोनुमा होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 बरसों यानी 2017 से अब तक इस जिले में 1154 सड़क हादसात रोनुमा हुए हैं, जिस दौरान 343 लोगों की मौत हुई है और 1377 लोग जख्मी हुए हैं। महकमे ट्रैफिक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल के सिर्फ 9 माह के दौरान इस शहरा पर 198 सड़क हादसात रोनुमा हुए हैं, जिस दौरान 51 लोगों की मौत हुई है और 202 अफराद जख्मी हुए हैं। महकमे के मुताबिक साल 2020 में इस जिले में 200 सड़क हादसात के दौरान 51 लोगों की मौत हुई है और 242 जख्मी हुए हैं। साल 2019 में इस जिला में 266 सड़क हादसात रोनुमा हुए, जिसमें 91 लोगों की मौत और 313 लोग जख्मी हुए हैं। 2018 में 269 सड़क हादसात के दौरान 79 लोगों की मौत हुई है और 337 जख्मी हुए। साल 2017 में 221 सड़क हादसात के दौरान 71 लोगों की मौत हुई है और 283 जख्मी हुए हैं। महकमे ट्रैफिक का कहना है कि सिर्फ जम्मू श्रीनगर शाहरा पर महकमे ट्रैफिक ने अक्टूबर के महीने तक कवानीन की खिलाफवर्जी की मरतकब पाई जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ 31,393 चालान किए गए हैं, जिसमें से 5,136 कोर्ट और 25,408 कंपाउंड चालान शामिल हैं। इसी तरह शाहरा पर 849 ई चालान भी किए गए हैं। मुतलका महकमा का कहना है कि शाहरा पर ज्यादातर हादसात खराब सड़क राब्ते, तेज रफ्तारी, नशे का इस्तेमाल और मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से पेश आते हैं और इसकी रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की जा रही है। पीर पीरान हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। वादी भर में रूह परवर तकारीब का एहतमाम हुआ। जियारत पीर दस्तगीर साहब खानियार शरीफ श्रीनगर में तबरुकात की निशानदी से भी
फैज़याब हुए हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस की लहर के बीच वादी में गुज़िश्ता रात पीर हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आस्तानी आलिया ज़ियारत पीर दस्तगीर साहब खानियार शरीफ श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहां पर सैकड़ों ज़ायरीन तबरुकात की निशानदी से फैज़याब हुए, जबकि सैकड़ों ज़ायरीन ने शब ख़ानी में शिरकत की। रात भर शब ख़ानी दुरूद व अज़कार, ख़तमातुल मौज़मात, नात मनकबत की रूह परवर मजालिस आरास्ता हुई और ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद नमाज फजर के बाद तबरुकात की निशानदी से भी फैज़याब हुए। ये सिलसिला दीगर नमाजों के मौके पर भी जारी रहेगा। मिनी बस स्टैंड किश्तवाड़ के आसपास के दुकानदारों ने आज मिनी बस स्टैंड की खस्ताहाली पर इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज किया और नाराबाजी की। इस मौके पर एहतजाजी दुकानदारों का कहना है कि अगरचे इंतजामिया तरक्की के बुलंदबांग दावे कर रही है, लेकिन जमीनी सतह पर इसके बरक्स नजर आ रहा है। एहतजाजी लोगों का कहना है कि मिनी बस स्टैंड में न सिर्फ गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां पार्क की जा रही है, बल्कि स्टैंड की हालत कचरे और बिल्डिंग मटीरियल की वजह से डंपिंग पॉइंट बन चुका है, जिसकी वजह से दुकानदारों का कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ से मुदाखलत की अपील की है। आज हम मजबूर हो गए हैं प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि हमने पहले ही जिला इंतजामिया म्यूनसिपल कमेटी और R&B डिपार्टमेंट की नोटिस में ये बात लाई थी कि मिनी बस स्टैंड के एरिया में जो दुकानदार तबका है वो बहुत परेशान है, वो बड़ी काफ़ी दिक्कत आ रही है। ये मिनी बस स्टैंड है या ये डंपिंग एरिया का जो हब बना के रखा है इन्होंने, यहाँ रेत, बजरी, पत्थर, ईंट, सरिया और प्राइवेट गाड़ियों के अलावा कुछ भी इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, हुलड़बाजी बना के रखी है। हमारी डिमांड है कि इस मिनी बस स्टैंड को जल्द अज जल्द हमें क्लियर करके दे दो ताकि दुकानदारों को कोई परेशानी न हो। यहाँ से जो रूट इस बस स्टैंड से गाड़ियाँ चलती हैं वो गाड़ियाँ सब ऊपर भाग रही हैं, जिससे यहाँ दुकानदारों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। हम जिला इंतजामिया से भी गुजारिश करेंगे कि यहाँ प्राइवेट गाड़ियों को निकाल के उनको सुबह 8 बजे से 4 बजे तक बैन लगाया जाए। 4 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक वो रख सकते हैं और डंपिंग मटीरियल जो है रेत, बजरी, सीमेंट वगैरह वो जो यहाँ मिनी बस स्टैंड में नहीं गिरना चाहिए, आज के बाद नहीं पड़ना चाहिए, जिससे हम दुकानदारों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे एक ही डॉक्टर हसीब साहब मुगल जो थे SSP किश्तवाड़ रह चुके हैं यहाँ पे, उन्होंने जो अड्डा रीओपन करवाया था, उन्होंने हमें बहुत भरपूर सहयोग दिया था इस अड्डे को चलाने के लिए, मगर उसके बाद हम तो थक गए दफ्तरों के चक्कर लगा के, हमारा कोई सुन के कोई राजी है ही नहीं। उन्होंने गाड़ियाँ खरीदी है हमारे बस स्टैंड में लगा के रखी। उसके बाद यहाँ पे सर पिछले मई से ड्रेन का काम चल रहा है सर, हम पिछले मई से अभी तक सर 11वां महीना चल रहा है, 1.25 साल ऊपर हो चुका, समझो 1.5 साल आने को हो चुका है, तो हमारा ये ड्रेन काम पूरा नहीं हो चुका है, जिससे हमारे सारे ग्राहक टूट चुके हैं। हमारा सारा सर हमारे लोगों को देखिए, हमारे कारोबारों वालों को देखो, सबकी किस्तें पेंडिंग चल रही है, सबका लिमिट के तो आए दुकानदार साहब बोल रहे कि हमारी लिमिट एक्सीड हो चुकी है। ओल्ड बस स्टैंड डोडा के करीब शॉपिंग कम्प्लेक्स के दुकानदारों ने म्युनिसिपल कमेटी डोडा के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि शॉपिंग कम्प्लेक्स में साफ सफाई का फुकदान होने की वजह से न सिर्फ दुकानदारों को बल्कि ग्राहकों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगरचे वो रुकूमात भी अदा कर रहे हैं, ताहम इसके बावजूद भी म्युनिसिपल हुकाम की जानिब से साफ सफाई नहीं की जा रही है। उन्होंने म्युनिसिपल कमेटी डोडा के हुकाम से अपील की है कि शॉपिंग कम्प्लेक्स की साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। आजकल जो है महीने में 1-2 बार या 3 बार सफाई होती है, आगे से थोड़ी होती है फ्रंट से हमारी दुकान के आगे, लेकिन जहाँ से हम चढ़ते हैं जो सेटअप है इसका ऊपर चढ़ने के लिए, तो पौड़ियों की बहुत ही बुरी हालत है। तो इस तरफ आप अंदर की तरफ देखेंगे तो मुश्क आ रही है, और अंदर एक बाथरूम है, तो आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने 250-300 रुपये खर्च करके एक ताला वहाँ लगा दिया था, क्योंकि उस बाथरूम तो है लेकिन उसमें पानी वगैरह का कोई भी नीचे निकास नहीं है, ना हाथ धोने का कोई प्रोग्राम है। मार्केट वाले जो भी हैं लोग हैं वो आते हैं बाथरूम यूज करते हैं, उसमें पानी नहीं है तो गंद करके चले जाते हैं। अब तो ये है कि अब तो वो कुछ 100 रुपये हमारे से कुछ और भी लिया जा रहा है कि हम जी इसको सफाई करेंगे, अच्छी तरीके से मेंटेनेंस रखेंगे तो आपको 100 रुपये और देना होगा। तो 100 रुपये हम और दे रहे हैं, लेकिन सफाई जो है 2 या 3 बार ही आते हैं महीने में। मैं इधर शॉप करता हूँ कम्प्लेक्स में। तो किस तरह की परेशानी का सामना यहाँ पे आपको करना पड़ता है? सर इधर परेशानी का सामना एक ऐसा गंदगी बहुत है सर इधर,
बहुत गंदगी है सर, कस्टमरों को दिक्कत आ रही है सर, हमें तो आ ही रही है लेकिन कस्टमरों को भी दिक्कत आ रही है सर, बहुत सारी गंदगी है इधर सर। म्यूनसिपलिटी का अपना कॉम्प्लेक्स है, कभी उनसे बातचीत की आप? जी सर, उनसे बात की सर, यहाँ पे कोई नज़रअंदाजी कर रहे हैं सर, इसको कोई नज़र मारने भी नहीं है सर। बाथरूम है यहाँ पे अवेलेबल है सर, इसमें कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं सर। लोग आ रहे हैं यहाँ पे, गंदगी हो रही है सर। हम बाहर जा रहे हैं बाथरूम में, हम बस स्टैंड में जाते हैं सर। क्या बताना चाहोगे म्यूनसिपलिटी को या डिप्टी कमिश्नर रोडो को, क्या अपील होगी? सर हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं सर इसको कि यहाँ पे थोड़ा इसको साफ सफाई और सर पानी शानी सर, ये कोविड के पहले इस कोविड की महामारी से हम लोग परेशान हैं सर, और इस गंदगी से और ज़्यादा हो रहे हैं। मैं सर यही अपील करता हूँ कि उसको थोड़ा यहाँ पे सर चेक करें सर, यहाँ पानी का। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।